तो 25 में क्या लिखा है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ x इंटू 100 है ना, ये x बार है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है आपको 60, 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 21, ये पता नहीं है, ये हो गया हमारे लिए 100। परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे ना। अब देखो यहाँ से हमें x बार की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो x बार हमारे पास कितना आएगा, x बार मतलब मीन, मीन हमारे पास आएगा 60, 21 इंटू 100। तो यहाँ से इसे कट अगर कर दिया जाए, तो इसे कट करने जा रहा हूँ, इसे मैंने कट किया, ऊपर 60 थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, उसको सही कर दूँ एक बार। तो इसमें ये ऊपर जाएगा ऐसे, हाँ अब सही है, 21 60 इंटू 100। तो यहाँ 0 से 0 कट कर देंगे, ये 0 से 0 कट हुआ, साथ में ये 0 से 0, ये आपका 3 और 2 से करा तो 2 3 जा 3 और ये आपका 5, यहाँ से इसे 7। तो x बार मतलब मीन, ये आपका 35 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसको कितना बढ़ाना है, ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में 15 ऐड कर दिए। तो जब भी अर्थमेटिक मीन में कुछ ऐड किया जाता है सभी टर्म में, मेरा मतलब किसी भी एपी की या किसी भी ऐसी कोई सीरीज़ है जिसमें सभी टर्म में आप कुछ ऐड करें तो उसका अर्थमेटिक मीन उतना ही बढ़ जाता है। तो आपका जो न्यू अर्थमेटिक मीन होगा ना, वो हो जाएगा 35 प्लस 15 मतलब 50। तो आपका जो नया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो आएगा 21 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय न्यू अर्थमेटिक मीन दैट इज़ 50 इंटू 100। तो 50 से 100 कैंसिल हुए 2 बार, ये आ गया 42। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सिंपल है, साइन स्क्वायर का जो आपका टाइम पीरियड होता है डेट इज पाई। तो ये आपका 26 का आंसर लगता है बी। 26 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 27 में लिखा हुआ है आपके पास कि एक कर्व है, लॉग का कर्व है और यहाँ पे बेस दिया है 10, ऐसे बनता है लॉग का ग्राफ। तो यहाँ जो वैल्यू आती है ना इधर, ये 0 और 1 के बीच में होती है और इसके लिए जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ जो a है लॉग, इस तरह से लॉग a ऑन द बेस 10, ये a 0 और 1 के बीच में मतलब यहीं पर है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नीचे आएगा नेगेटिव। ऑप्शन देखें क्या कह रहे हैं, नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज लेस देन 1। ओके, नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सही कह रहे हैं बिल्कुल। 10 की जो नेगेटिव पावर होती है, 10 की नेगेटिव पावर का मतलब होता है 1/10 और 1/10 0 और 1 के बीच में होता है। तो बिल्कुल सही है कहना है इनका कि ये वाला जो वैल्यू आएगा इसके बीच में चल रहा है। नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, नो नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव, नो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 की नेगेटिव पावर का मतलब होता है 1/10, 1/10 0 और 1 के बीच में होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिखा है, ये लॉग 0.3 एंड 10, तो ये इसके बीच में चलेगा। तो जब भी हमारी a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है इनपुट, तो आउटपुट आपको उसका नेगेटिव मिलेगा, है ना भाई। e पावर x के कन्वर्जन में कहा गया है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये तो आपका सेट उसका क्वेश्चन है रिलेशन का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन को वैसे ध्यान भी नहीं देना है आपको, बट यहाँ पूछा गया तो देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि आपके पास कोई टर्म है जो n r से m में है और ये कैसी है, नेचुरल नंबर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इज़ अ फैक्टर, अच्छा n फैक्टर है, n इज़ अ फैक्टर ऑफ m। इसका मतलब n जो ऐसा हो सकता है 2 × 4 और 8, इस तरह के नंबर हो सकते हैं, 2 और 8 है ना, 2 और 4, ये इस तरह के नंबर हो सकते हैं, 2 और 8, 2 और 4। अच्छा ये भी हो सकता है फैक्टर में, तो 2 का फैक्टर होता है, तो 2 का फैक्टर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है रिफ्लेक्सिव है, 2 का फैक्टर होता है। ट्रांजिटिव का मतलब ये हो गया आपका कि 2 से आएगा 4, 2 से 4 और फिर 4 से 8, ये भी आता है। इसका मतलब 2 4 8, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 4 का फैक्टर है बट 4 2 का फैक्टर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था, 28। सो 28 का जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29। ये तो क्लासरूम में कराया हुआ क्वेश्चन है यार, कई बार क्वेश्चन कराया ये वाला। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ये कंप्लीट आपका ए, ये बी और ये सी। अब देखो इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू दी गई है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है बट सी नहीं है, ये दिया गया है, इतना गिवन है। इसकी वैल्यू 1/3 है और पी बी ये 3/4 है। पी बी का मतलब पूरा बी, ये पूरा का पूरा बी, बी में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये पी बी है, इसकी वैल्यू 3/4 है। पी ए नॉट और सी नॉट मतलब केवल बी बी,
ये बी की वैल्यू है केवल, जिसमें ओनली बी आएगा, ये ओनली बी है। अब इसमें आपसे इसकी वैल्यू 1/3 है। अब आपसे पूछ रहा है, ये वाला सेक्शन पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये कितना होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल बी है उस टोटल बी में से ये एक तो ये ए इंटरसेक्शन बी और ये टोटल ये सिंगल बी वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल बी कितना था 3/4, टोटल बी में से ये ब्लू वाला मतलब -1/3 और ये ग्रीन वाला ये आपको आउट करना पड़ेगा, दैट इज 1/3। 3/3 एंड 2/3 आउट कर देना, 3 3 9, 4 2 8, 1/12। सो 1/12 इज योर करेक्ट आंसर 29 का ए। चलो आगे बढ़ो। 30 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7 9 इनमें से रिपीटेशन अलाउ, पुनरावृत्ति की जा सकती है, रिपीटेशन अलाउ है। और आपको कितने बनाने, 600, 3 अंकों के 600 से कम। तो इसके टॉप पर कौन आएगा, टॉप पर आएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट टॉप पर आ सकते हैं। इसके बाद डिजिट कितने हैं टोटल 6, इसको भी 6 से भरा जाएगा, इसको भी 6 से भरा जाएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो 6 6 या 36 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 144 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 का लगाया हमने सी। 30 के बाद अब चलते हैं 31 पर। 31 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका आपका 4 है, सच दैट द डिटरमिनेंट इज 4। डिटरमिनेंट 4 है भाई, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो ए होता है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसमें एडजॉइंट की वैल्यू बता दीजिए। सो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए, ये हम लोगों ने पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, n का मतलब ऑर्डर होता है। तो डिटरमिनेंट ये इसका वैल्यू दिया गया है 4 और इसका जो ऑर्डर है वो है 4। सो 4 - 1 मतलब 4 पावर 3, 4 4 4 64। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 31 का लगाएंगे ए और 31 के बाद जाएंगे अब 32 पर। 32 ये तो यार सिंपल है, ये भी होल स्क्वायर 2 का 2 4 5 आ जाएगा टोटल आंसर, है ना। चलिए तो कई बार करा चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके PYQ है, सीधा आपके उसमें PYQ है, इसमें ज़्यादा नहीं करूँगा, केवल ए इसका आंसर है। tan थीटा बार लगा देंगे, सम ऑफ रूट लगाएंगे, tan 19 डिग्री एंड tan 26 डिग्री, सम ऑफ रूट दैट विल इक्वल टू -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट tan 19 एंड tan 26 दैट विल q। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा tan 26 एंड 19, 20 a प्लस b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से वैल्यू रख देना 26 और ये मिला के आपका tan 45 बनता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू p है माइनस p एंड 1 माइनस ये q, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस q एंड p प्लस ये इस फॉर्म में आ जाएगा ऑप्शन ए। 33 के बाद 34 ये भी आपका PYQ है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में एक एंगल है अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसका मतलब अल्फा के 2 पार्ट है, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा और ए और बी मिला के अल्फा बनेगा और a माइनस बी ये x के बराबर है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। tan a इंटू tan b की वैल्यू 2/1 है, तो tan a डिवाइडेड बाय tan b इसकी वैल्यू दी गई है 2:1 मतलब 2/1। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का खेल है, सीखा था हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो tan a tan b के लिए लगाते हैं तो ये बनता है, CND लगा रहा हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो sin a अपॉन cos a sin b अपॉन cos b। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद मिलेगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b डिवाइडेड बाय sin a इंटू cos b प्लस cos माइनस sin a इंटू cos b। ये हमें मिला कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद। लाओ इसको पूरे लिख देता हूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से साइन ए अपॉन कॉस ए, या 10 में भी लिख सकता हूँ, 10 में लिखना भी फायदेमंद है। ऐसे tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। आप चाहते तो साइन कॉस में भी चेंज करके लिखा जा सकता था। पहले मैं साइन कॉस में, मतलब करना तो साइन कॉस में ही चेंज है, बट पहले मैंने कंपोनेंटो tan a में लगा दिया है। अब देखो इसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस, इसे लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी, इसे फिर से लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस बी, इसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम लेके फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा साइन ए प्लस बी और ये बनेगा साइन ए माइनस बी। ये बनेगा आपका 2 था ना सामने, इसमें भी लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो ये आपका 2 प्लस 1 और साथ में 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1। कंपोनेंटो डिविडेंडो इधर भी लगा इधर भी लग गया, 2 और 1 मिला के 3 होता है,
और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचता है। तो ये हो गया आपका 2 और 1 3 कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग, और 2 माइनस ऑफ 1 दैट इज 3। ए प्लस बी की वैल्यू अल्फ़ा है, ए माइनस बी की वैल्यू एक्स है। ये अल्फ़ा है, ये एक्स है, और ये 3/1 है। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? आपको चाहिए साइन एक्स की वैल्यू, साइन अल्फा अपॉन 3। ऑप्शन सी लगाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखा है ये क्या है? एक्स अपॉन मॉड एक्स क्या है? तो भैया हाफ ऑफ सिग्नम फंक्शन है। इसकी रेंज की बात की जाएगी तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 को छोड़ के सब कुछ। डोमेन की बात की जाएगी तो -1 और +1 क्या है? एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 अवयव हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स। प्रत्येक अशून्य अवयव के लिए x की वैल्यू बता रही थी, -1 और 1 आ जाएंगे, भी 2 आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन का 35 का लगाएंगे हम सी। चलो 35 के बाद आगे बोलते हैं 36 में लिखा हुआ है मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। यस बिल्कुल सही है। हिस्टोग्राम ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनता है हिस्टोग्राम, बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी को लेके बनाते हैं इस तरह से, ये बनता है, ऐसे बनता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि जो जितना ऊंचा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो मॉड है वो हिस्टोग्राम से आता है, बिल्कुल आता है ना भाई। दूसरी बात, मीडियन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो मीडियन जो होती है वो स्केल के चेंज पे डिपेंड करती है ना भाई। जैसे आपने किसी नंबर के डाटा है, आपने डाटा लगाया, ये डाटा लिखा मैंने, ये लिख रहा हूँ मैं 2 4 6 8 और 10, ये इसकी मीडियन है। अब अगर आप इसमें किसी का मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई का मतलब स्केल चेंज करना, और मल्टीप्लाई करके लिख दें जैसे 6, 3 का मल्टीप्लाई कराया, 3 से 6, ये 12, ये 18, ये 24, ये 30, तो इसका मतलब आपकी मीडियन चेंज हो गई। पहले मीडियन आपकी 6 थी, अब मीडियन 18 हो गई। तो मीडियन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब जो मीडियन होती है वो चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड नहीं करती, तो करती तो है भैया। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है। और विचरण पैमाने पर और मूल बिंदु में बदलाव से स्वतंत्र होता है। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पे ये इतना गलत हो गया है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि वेरिएंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किससे? चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, बट स्केल से नहीं होता, स्केल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इसमें कितने स्टेटमेंट सही आ रहे हैं आपके पास? इसमें बताने थे कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये तो दोनों गड़बड़ हो गए। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। हाँ सही तो लिखा है, ये स्टेटमेंट सही है। मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, बिल्कुल सही लिखा है। मीडियन डिपेंड करती है चेंज ऑफ स्केल होने पे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर तीसरे स्टेटमेंट में स्केल को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये भी सही है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, बट स्केल पे डिपेंड करता है, और हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में स्केल लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका PYQ है, कई बार करा चुका हूँ। इसका आंसर आएगा आपका ए। प्लीज़ आप लोग ने अभी जो शूरवीर क्लास ली थी ना, उसमें जाके देखना, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ना। शूरवीर और अभी जो प्रहार नाम से क्लास चली थी डिफरेंशिएशन में, उसमें ये क्वेश्चन कराया है। एक छोटा सा बस इसमें आपका ये है कि यहाँ पाई और लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें अब वहाँ जाके देखेंगे ऐसे। ये रैंक वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी एक क्वेश्चन कराया भी था रैंक वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्लास में बहुत बार कराया है। वहाँ इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। इसका 38 इसका आंसर जाएगा आपका डी, मदर वाला क्वेश्चन। एक इसके जैसा क्वेश्चन अभी भी कराया था, किसमें? वो जो उसकी निकालनी थी हमको, वर्ड उसकी नंबर की रेंज, बिल्कुल वैसे करना है इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 ये लिखा हुआ है आपके लिए माध्य और प्रसरण। माध्य का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है म्यू, म्यू इक्वल टू NP, और NP की वैल्यू दी गई है 4/3। वेरिएंस का मतलब होता है NPQ, और इसकी वैल्यू दी गई है 8/9। अगर आप इसका डिवाइड दे दें तो NPQ डिवाइडेड बाय NP, 8/9 डिवाइडेड बाय 4/3 मतलब 3/4। ये NP से NP कैंसिल, यहाँ से Q मिल जाएगा। Q मिल रहा है आपको 4 से 2 और 3 से ये मतलब 2/3, तो ये मिल गया आपको Q मिल गया। तो आपको P मिल जाएगा, P इक्वल टू 1/3, क्योंकि जो P होता है वो होता है 1 माइनस Q। अब देखो निकालना क्या है आपको निकालना है x इक्वल टू 2। तो हमारे लिए ये बनता है NCR, Q पावर n माइनस ऑफ R एंड P पावर ऑफ R। सबसे पहले हमें R चाहिए। R के लिए आप एक बार इसके पास चले जाओ, NP के पास। NP की वैल्यू थी 4/3, n पता नहीं कितना है, बट P आपको पता है, P आपका है 1/3। सो 1/3 इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, सो n इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4। तो आप लिखने जा रहे हैं N4C2Q। Q का मतलब है आपका 2/3,
दैट n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब n की वैल्यू 4, r मतलब 2 के लिए निकालना है, तो ये 2 और साथ में p 1/3 और ये भी आपका 2, 4c2 का मतलब 6, 4/9 और ये आपका 1/9। तो आप यहाँ से इसमें 9 9 81 और 81 के साथ साथ ये आपका 4 24 या इसको कैंसिल करा दें तो 12, कितना था इसके पास हमारे पास 39, 39 में हमारे पास लिखा था ऑप्शन 39, 2 3 8 8 आ रहा भी, 81 वाला तो कहीं नहीं है ना, ये है बी, हाँ ये आ रहा है आपका बी। 2 से इसको कैंसिल करा के 3 से ये गया 3 2 6, 3 3 9, 4 2 8, यस 8 अपॉन 27, 81 वाला कहीं था ही नहीं क्योंकि 81 के लिए ये था 8 अपॉन 27, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर की मिला लेना, उसमें भी शायद बी ही होगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, ये तो सिंपल था आपका क्वेश्चन, ये लिखा है 5x इक्वल टू a टू द पावर x, 5x इक्वल टू a टू द पावर x, 5p के बारे में पूछ रहा है कितना होगा, सो 5p, 5x लिखा हुआ है, 5p के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, लिखा है 5 और ये साथ में लिखा है p, होल क्यूब लगा रखा है इसने कि होल क्यूब कितना होगा, तो आप भी लगा दो होल क्यूब, इसमें क्या दिक्कत है। लो हमने लगा दिया 5, यहाँ लिख दिया p, ये हो गया हमारे पास, ये लगा दिया इस पर होल क्यूब, ये लग गया होल क्यूब, तो यहाँ पर भी आ जाएगा होल क्यूब, a पावर x, ये लग गया होल क्यूब, तो ये हो गया आपके पास a 3p। तो अब आप देखो 5x 3 पावर x के बराबर है, तो अगर लिखा हो a 3p, a पे पावर 3p, तो ऐसे लिखेंगे ना 5 3p, तो ये हो जाएगा आपका 5 3p, ऑप्शन ए। चलो 40 के बाद आगे बढ़ते चलो, 41 41 नंबर, 41 नंबर में लिखा हुआ है, ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार कर रखे हो आप लोग कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन। ये fx इक्वल टू -1 का ग्राफ ऐसे बनता है, एक लाइन एक ही बार काटेगी, ऑप्शन डी। बाकी ये लिखा हुआ है आपका मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, मैनी वन फंक्शन है ना भाई। चलो नेक्स्ट, ये पैराबोलिक फंक्शन है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये 11 जरूर दिख रहा है बट ये 11 नहीं है, मॉड x है, तो मॉड x में वैसे ही बनेगा बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, fxy, इसको याद रखिएगा, fxy जब कभी भी fx इंटू fy लिख के आ जाए तो ये सीधा सा फंक्शन होता है इस तरह का, t पावर k तरह का, तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, सपोज करो f1 की वैल्यू मैंने आपको दे दी a, f1 की वैल्यू a है, अब आपको निकालना है f2, तो f2 के लिए हमने x की वैल्यू ले रहा हूँ 2 और y की वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो ये मिलेगा 2 इंटू 1 दैट विल इक्वल टू f2, यहाँ पर रख दिया और यहाँ रख दिया मैंने 1, f1, तो f2 किसके बराबर आ गया, f2 बराबर आ गया f2 के। इसी तरह f3 आएगा, f4 आएगा, तो कुल मिला के ये t की पावर k का फॉर्मेशन है, वो बनाते हैं ना हम लोग फंक्शन। तो मैंने फंक्शन पूरा तो नहीं बनाया बट आप लोग याद रखना कि fx इंटू fy t पावर k के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो कराया क्वेश्चन है, आप लोग को भी कर सकते थे, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी देन होल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अभी मैं ये होल ये वाला नहीं लगाया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इसमें लगा रहा हूँ मैं वो डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी नॉट एंड पी बी नॉट। अब ए यूनियन बी नॉट का मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी एंड पी बी नॉट, और 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मतलब पी ए का मतलब 3/10, पी बी 1/4 माइनस इंटरसेक्शन 1/5 डिवाइडेड बाय पी बी नॉट का मतलब 1/4 मतलब 3/4, और इसका भी टोटल ये बड़ा वाला मॉड निकालना है, सो 1 माइनस, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 2/15, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 44, इसका डोमेन पूछ रहा है, तो cos इनवर्स x-2 का जो डोमेन होता है दैट x-2 ये -1 और 1 के बीच में होता है, -1 के लिए 2 हटा देना यहाँ से, तो 2 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका +2,
तो ये आएगा 1 से लेके 3 के बीच में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते चलो आगे। ये कई बार किया हुआ क्वेश्चन है, इस पर मैंने आपको पहले वाले मॉक टेस्ट में भी पूछा था, और अभी जो शूरवीर बैच चलाता है हमारा प्रहार बैच, उसमें भी कराया है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर लगाता हूँ सीधे में, 45 का बी आंसर आएगा। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, जहाँ x लिखा है उसे 1/x से रिप्लेस करना है। दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली इक्वेशन तो ये बनी हुई है 5x 3 of f 1/x एंड दैट विल इक्वल टू x + 2। और अगली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपके लिए 3, चेंज कर लिया थोड़ा सा, x की जगह 1/x रख दिया है, तो यहाँ x की जगह 1/x रख दिया है, प्लस 5 f 1/x एंड प्लस 2। इसके बाद सिंपल यहाँ से fx मिल जाएगा, fx यहाँ रख देना और इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 46 में आपके पास फॉग और गॉफ की कहानी है। फॉग और गॉफ, FOF यहाँ का मतलब हुआ f α(x) एंड x + 1 दैट विल इक्वल टू अल्फा x की जगह ये रखना है आपको पूरा, सो α(x) अपॉन x + 1 अपॉन x की जगह फिर रखना है α(x) एंड x + 1 प्लस ये वाला 1, और ये टोटल किसके इक्वल है x के। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल होता है, तो आपको मिल गया अल्फा का स्क्वायर अपॉन ये x + 1, यहाँ से α(x) और एलसीएम लेके x + 1 अपॉन x + 1, सामने आ गया 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर यहाँ से ये α(x) प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 ऊपर शिफ्ट करा दिया, अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ α(x) माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1, इसका वो लगा लेना धराचार लगाओगे, अल्फा इक्वल टू -b, सो ये x प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा x + 1 अपॉन 2a, धराचार लगा दिया मैंने, और उसके अकॉर्डिंग ये बना आपका x + a का होल स्क्वायर, यहीं कर देता हूँ इतने में, सो अल्फा इक्वल टू x प्लस माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, x² + 4x + 4 x + 2 का होल स्क्वायर होता है। इससे बाहर निकाल दिया मैंने, इससे अंडर रूट से, अपॉन में आ गया 2। आप जब माइनस साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x - 2 अपॉन 2, x कैंसिल, -2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, -1, तो आपका ऑप्शन जाएगा 46 का आंसर जाएगा यहाँ से अपने पास डी, दैट इज -1। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास ABCD किस सेंस में दिए हैं, ABCD आर इन AP, तो भैया AP में है तो ये मान लेना 1 2 3 4, 1 2 3 4 मान लेना, यहाँ वैल्यू रख देना 1 2 3 मतलब 3 2 6, यहाँ रख देना ACD मतलब 12, ABD का मतलब आपका A, ये आपका B और ये आपका D मतलब 8, और इसी तरह से निकाल देना BCD। पूछा है चारों के चारों किस में होंगे, तो चारों के चारों जिस सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं BCD, B, C और D, 4 3 12 24, तो ये HP बनने चाहिए क्योंकि AP तो है नहीं है, तो HP ऑप्शन B के साथ चले जाएंगे। 47 का B चेक करना, शायद यही होगा आपका, B ही होगा HP। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ऐसे हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दे सबटेंड राइट एंगल ओरिजिन पे। तो आपको याद हो मैंने कराया था क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जब निकालते तो उसका एक आंसर 1 आता था, एक -1 आता था, एक आयोटा आता था, एक माइनस आयोटा आता था। तो अगर इसको मैं मान लूँ कि आयोटा और माइनस आयोटा को, तो किसी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन देते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा आपका I, तो 90 डिग्री घुमाइए, कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाने के लिए इसने कहा था राइट एंगल चाहिए, तो 90 डिग्री तब घूमेगा जब जो पावर है वो 4 होनी चाहिए, 4 के टर्म में होनी चाहिए, पावर 4 हो, 8 हो, मतलब जो nth रूट है ना, ये जो लिखा है आपका nth रूट, वो एक्चुअली nth रूट नहीं होना चाहिए, nth रूट ऑफ यूनिटी वो nth ना होते 4th होना चाहिए या 8th होना चाहिए या 12th होना चाहिए, इसका मतलब 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। सो ऑप्शन ए 4k + 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। इसमें सबसे पहले आप एक काम करेंगे, एक वेक्टर C ले लेना अपनी तरफ से, xi + yj एंड प्लस zk करके एक वेक्टर ले लेना। दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका करने का, वो थोड़ा आसान रहेगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा लेंदी है बट आसान है ना। इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये वेक्टर ले लिया C, अब जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसा वैसा करना है। AC तो हमारे A का और C का मल्टीप्लाई मॉड C के इक्वल है,
फिर c में से a को घटा के 2√2, तो c में से a को घटा के इसका मॉड लेना है। फिर इन्होंने कहा है कि a का और b का क्रॉस प्रोडक्ट, तो a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो c के साथ 90 डिग्री पर है। तो ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी, 3 इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना, ऑप्शन आएगा b, दैट इज 3/2। बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में छोड़ना है क्योंकि टाइम ज़्यादा लेगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको लिखा हुआ है सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेंथी क्वेश्चन है। सिंपल डिटरमिनेंट अगर ओपन कर दिया जाएगा तो इसका क्या मतलब बैठेगा, इसका मतलब यह है कि सामने आना चाहिए 0। जीरो करने के लिए या फिर डिटरमिनेंट ओपन कर लो, या जीरो करने के लिए एक काम और कर सकते हैं, जो सिंपल सी बात है कि जीरो तभी हो सकता है जब इसकी कोई दो रो आपस में बराबर हो। तो कोई दो रो अगर आपस में बराबर है तो ये वाली दो रो आपस में बराबर कर देते हैं, तो कॉस कॉस के बराबर, साइन भी कॉस के बराबर और कॉस भी साइन के बराबर। और कॉस और साइन कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, 45 पर। इसका मतलब 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। पहली बात तो ये रही है ना। दूसरी बात क्या रही कि और कहाँ आ सकती है, बोला और -π/4 पे भी आ सकती है, क्योंकि -π/4 पे एक हमने और पढ़ा था कि इन सब का सम अगर 0 के बराबर आ जाए, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में इसकी टर्म को मिला के a+b ऐसे ये तीनों टर्म मिला के अगर 0 हैं तब भी इसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगला -π/4 पे चला जाएगा। तो इसके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो π/4, दूसरा -π/4। आप चाहो तो इसको पुटअप करके भी प्रूव करा सकते थे या डिटरमिनेंट ओपन करके भी प्रूव करा सकते थे। मेरे को ओपन नहीं करना, मैंने सिर्फ वैल्यू पुटअप करके देख लिया। दो वैल्यू बराबर कराई मैंने, कॉस कॉस के बराबर होता है, साइन भी कॉस के बराबर ही चाहिए, कॉस भी साइन के बराबर चाहिए, वो 45 डिग्री पे ही होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जा रहा है बी, सॉरी हाँ बी, क्योंकि -π/4 पे गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन बी इट इज एक सॉल्यूशन। हाँ -π/4 की बात कर दूं तो -π/4 जब आप रखोगे तो -π/4 का मतलब ये होता है कि साइन -π/4 और कॉस -π/4। साइन -π/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस -π/4 की वैल्यू 1/√2, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब -π/4 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका ये सेटिस्फाई केवल किस पे हो रहा है, ओनली π/4 पे। तो केवल एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2D 3D का क्वेश्चन है, आपके कराया गया क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC, लाइन L विच पासिंग थ्रू द पॉइंट। कोई लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है and a plane also line x equal to 2y 2z is perpendicular to line। तो आपकी जो लाइन है ना, लाइन जैसा प्रश्न में बोल रहा है कि समतल P निर्देशांक अक्षों को ABC पे कट करता है। तो ये एक प्लेन है, यहाँ A पर, यहाँ B पर और यहाँ C पे कट कर गया, तो ये रहा आपका प्लेन, यहाँ कट कर गया। दूसरी बात, एक लाइन है जो पॉइंट 2P-1, ये कोई पॉइंट हो गया 2P-1, y -P +2 एंड z के लिए -3 से होके गुजरती है, ठीक है। और x = 2y = 2z पर परपेंडिकुलर है। सारी कहानी बस इसी लाइन में छुपी हुई है कि आपकी जो प्लेन है वो ABC पे कट करता है और एक लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है वो इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। किस पर, x/1 पर, y/1/2 पर एंड z/1/2 पर। तो जब भी दो लाइनें हों और दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, मान लीजिए हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए A, B और C। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो इनके बीच का रिलेशन होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। अब हमें अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताने हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ये लिखे, रेखा L के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो रेखा L के डायरेक्शन रेशियो हम पकड़ के लाते हैं, बाय ऑप्शन से ट्राई करते हैं। बाय ऑप्शन से ट्राई किया तो ये रही A की वैल्यू A1 A2 2, B1 B2 -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1/2 एंड C1 C2 ये आपका -3/2। तो ये रहा आपका -1/2 -3/2 मिला के -2 और -2 + 2 ये हो जाएगा आपका 0 हो गया। ये रहा 1 1/2 और 1/2 और ये रही ये 2 -1 एंड -3 A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ये सब मिला के आ रहा है 0। इसका मतलब दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो -2 -1 एंड -3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 51 के बाद अब आते हैं 52। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन
आप P ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतखंडों का योग क्या है। तो इसके लिए वापस इस लाइन के पास जाना पड़ेगा हमें। तो इस लाइन ने यहाँ पर कट किया था, जैसे ये था ना, प्लेन P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस अ लाइन हैविंग विच पासिंग थ्रू पॉइंट A P 2P-1 P- और ये इस तरह काफ़ी लंबी चीज़ें हैं। समतल P निर्देशांक अक्षों को ABC पर काटता है एक रेखा L जो बिंदु से होकर गुजरती है समतल P में स्थित है। तो वो जो आपकी रेखा है, रेखा वो समतल में स्थित है, मतलब आपकी ये वाली जो रेखा है वो समतल में पड़ी हुई है, ये वाली रेखा। इस रेखा के डायरेक्शन अभी हमने कोसाइन रेशो निकाले थे, कितने निकाले इस डायरेक्शन रेशो? डायरेक्शन रेशो आए थे इसके 2, -1 और -3 बराबर मान लिया K। और ये कहाँ पड़ी है? ये पड़ी हुई है समतल में। तो जब ये समतल में पड़ी होगी तो समतल का जो नॉर्मल होगा वो और हमारी जो लाइन होगी वो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और परपेंडिकुलर में वही कंडीशन लगती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम उस कंडीशन को लगाएंगे और पहले x निकाल दूँ। ये x आ गया, x इक्वल टू 2K माइनस 2P-1। तो यहाँ से उस कंडीशन को निकाल के प्लेन में लाई कराएंगे। प्लेन में लाई करा के हमें वैल्यू मिलेगी ए बी सी की, ए की, बी की और सी की इंटरसेप्ट की। ये जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं ना, ये वाली, ये वैल्यू मिल जाएगी, उनका सम कर देंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बस मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ आपको 52 का। सो 52 का आंसर जाएगा इसके अकॉर्डिंग सी। 15/2 अंतखंडों का योग पूछ रहा है, वो आ जाएगा आपका 15/2। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लोकेशन निकालनी है पॉइंट की पहले। तो मैं लोकेशन निकालने जा रहा हूँ। x की लोकेशन आ गई है 2K माइनस 2P, x इक्वल टू 2K और इस 2P को उधर शिफ्ट करा दिया तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2P-1। y की लोकेशन ये आ जाएगी आपकी -K, साथ में प्लस 2 - P और ये आ गई z की लोकेशन, z की लोकेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका z इक्वल टू 3K, साथ में -3K, साथ में उस तरफ जाके प्लस 3 - 3P। ये हमारे वो पॉइंट आ गए उस लाइन पर। और ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट आपके प्लेन में स्थिर है। इसका मतलब प्लेन को सेटिस्फाई कर देंगे तो वहाँ से हम बड़े आराम से इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ट्राई कर लेंगे, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इस पर स्फीयर x² + y² z² इक्वल टू r² टचेस द प्लेन P, देन वैल्यू ऑफ द r। तो अगर कोई प्लेन को टच करता है ऐसे, तो प्लेन, इसके स्फीयर के सेंटर से प्लेन तक की जो डिस्टेंस होती है P, वो रेडियस के बराबर होती है। और प्लेन तक की डिस्टेंस निकालने का तरीका ax1 by1 प्लस cz1 प्लस ऑफ d √a² प्लस b² प्लस ऑफ c²। कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो थोड़े आसान हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कठिन हैं, तो उसकी मैं हिंट दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो कर लेना, ना आए तो कोई इशू नहीं है ना भाई। 53 ये वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें और 53 का आंसर हमें मिल जाएगा b। सो √3 एंड √2। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 20, इसमें आप इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये यूज़ करना है इसमें आपको कि NC0, NC1, NC2 एंड NC3 से लेके NCn/2 तक का जो हिसाब किताब है वो बराबर होता है इसके 2n डिवाइडेड बाई 2k, 2n डिवाइडेड बाई 2k। तो जैसे ये लिखा है 21C1, 21C2, 21C3, तो 21 का मतलब एक कम कर दो तो 20 का आधा 10 तक होगा ये। तो ये लिखा हुआ है 21C10 तक, आधा लिखा हुआ है, आधा। अच्छा, इसमें भी एक दिक्कत आ रही है आधे के साथ साथ कि इसमें एक वो भी होना चाहिए था 0, वो नहीं दिया इन्होंने। तो इसका पूरा मैं एक छोटे एग्जांपल से आपको समझा दूं। जैसे सपोज करो ये आपके लिखा हुआ है 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5, इतना लिखा हुआ है आपके पास। तो इसकी वैल्यू होती है 2⁵, है ना। अब देखो इसमें मैं आपको ये हटा दूं, ये भी हटा दूं, साथ में ये हटा दूं, 5C5 भी हटा दूं और केवल क्वेश्चन यहाँ तक दे दूं 1 से लेके यहाँ तक। ये क्वेश्चन यहाँ तक है बस 2 तक। कहाँ तक? 2 तक। इतना क्वेश्चन दिया है, 1 2। जैसे यहाँ दिया था ना 21 में एक कम करो, 21 में एक कम किया 20 का आधा 2, मतलब 10, 5 में एक कम करो 4 का आधा 2, तो 2 तक दिया है। इतने की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ।
तो 5C1 की वैल्यू 5C4 के बराबर होती है, 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर होती है। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डबल किसका 5C1 एंड 5C2, ये पूरा इसके बराबर हो गया डबल। 5C0 की वैल्यू 1, 5C5 की वैल्यू भी 1, उधर शिफ्ट करा दी 2 पे पावर 5 माइनस 2 और इस 2 से दे दिया डिवाइड, ये वाले 2 को हटा के यहाँ दिया मैंने डिवाइड। तो जब आपके पास 5C1 से लेके 5C2 तक था, 5 में से 1 कम करके 4, 4 का आधा 2, मतलब ये, तो इसका आंसर था 2 पे पावर 5 माइनस 2/2। बिल्कुल ये चीज़ यहाँ है 21 का आधा 21 में 1 कम 20 का आधा 10, ये 10 तक दिया है। तो ये लिखा आपका 21C1, 21C2, 21C3 से लेके 21C10 तक, इसे लिखेंगे 2 पे पावर 21 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 पे पावर 20 और माइनस का 1, इतना पोर्शन का आ गया, इतने का, ये इतने का आंसर आ रखा है। अब आते हैं 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, इसको आप ऐसे समझेंगे, ये ऐसे दे रखा है आपको 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 बराबर 2 पे पावर 4, 10C1, 10C2, 10C3, 10C4, 10C5 से लेके दिया है। तो इसमें से अगर 10C0 नहीं है, 10C1 से शुरू किया है, तो अगर मैं इसको हटा दूं इतने को, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 2 पे पावर 4 माइनस 1, ये लिखा है 10C1 से लेके 10C10 तक, तो इसे लिखेंगे 2 पे पावर 10 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2 पे पावर 10 माइनस 1, तो 2 पे पावर माइनस से माइनस से प्लस कर देना, तो 2 पे पावर 20 एंड 2 पे पावर 10। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए 54 के बाद 55 नंबर। 55 नंबर सिंपल सी बात है, 1 + x, एन की वैल्यू पकड़ लेना आप 2 पकड़ लेना एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू 3 पकड़ लेना या 2 ही ठीक है, एन की वैल्यू 2, तो ये आ गया 2 पे पावर 2 मतलब 4 ये, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x, 2 × 2 मतलब 3। इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो इसके फॉर्मूले में ऐसे ऐसे आते थे, 1 आता था, 4 आता था, 6 आता था, 4 आता था, 1 आता था, वो याद हो आपको, क्या कहते थे उसे, पिरामिड बनता था ना हमारा पास्कल ट्रायंगल, वो इसमें आता है 1 3 3 और 1, तो इसमें ये जो है ना 6, ये स्क्वायर के साथ में आएगा, सबसे पहली टर्म आएगी 1, फिर आएगा x, फिर x², फिर x³, फिर x पे पावर 4, यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा x, फिर x², फिर x³, तो यहाँ x² के साथ कौन है 3, इधर x² के साथ कौन है 6। ये आपका मान के चलिए कि इसका जो कोफिशिएंट दिया है वो दिया है अल्फ़ा और ये कोफिशिएंट दिया है बीटा, तो अल्फ़ा जो है वो 2 बीटा के बराबर है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 55 का बी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 55 के बाद हम लोग पहुंचे अब क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है, यहाँ तो सिंपल यार वो ऑप्शन रख के देख लेना, वैसे काम चल जाएगा। 56 56 में अगर मैं आपका कोई भी ऑप्शन रख के देखूँ, एन की वैल्यू रखनी है ना, तो एन की वैल्यू ये हो गई 1, 1/100, 1/100 बहुत कम होता है, 1/100 का मतलब होता है 0.001, सॉरी 0.01, ये है 1/100 का मतलब। तो 1 - 2 कॉमन ले लिया, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 और 1/343, 3 एकम 3 और 3 × 8 = 24, 243, 1/243, तो ये हो गया आपके पास 1 - 2, वो मैंने आप करना चाहो करो, नहीं तो पावर लगा के भी कर सकते थे। तो ये 1 2 3 4 5 तक है, तो ये आ जाएगा इसका सम ए, दैट इज़ 1/3 और 1 - r, ए 1 - r, r की वैल्यू है 1/3, कितनी टर्म तक लिया है 1 2 3 4 5 टर्म तक लिया है, अपॉन 1 - 1/3, सो ये आ जाएगा आपका 1 - 2 1/3, 1/3 के साथ ये 2/3 और इसके साथ में ये 1/243, इसलिए लिख लिया था, काम आ जाएगा 243, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ही आपका 2/3 ऐसे जाके बनेगा, 3 इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो 1 - 242 अपॉन 243, तो 1 - 242 1/243 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, 1/100 से बिल्कुल कम आएगी, तो ये जाएगा सी, 56 का सी, ठीक है। तो 56 का पहुंचा आपका सी, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट अप करा के कर लिया। आप चाहें तो जीपी लगा के भी कर सकते थे, जीपी ऐसे लगाते इसको अलग कर देते, 2 कॉमा ले लेते और सीधे जीपी के लिए फॉर्मूला लगाते, उससे भी आ जाता, लेकिन मैंने ऑप्शन से कर दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन में लिखा है APG/PHP का क्वेश्चन है, तो सिंपल आप लोग कर ही लोगे। 57, 57 का आंसर आएगा आपका C। X 4 और Z ये आपके किस में होंगे, HP में होंगे, ठीक है। X 1 एंड Z ये AP में है। AP का मतलब 1 बराबर 2, 1 बराबर X प्लस Z अपॉन 2, मतलब X प्लस Z बराबर 2। दूसरी बात GP ये लिखा हुआ है आपका B का स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट ऐसे XZ, तो ये हो गया आपका GP। HP की कंडीशन क्या बननी चाहिए, HP की कंडीशन बननी चाहिए ये वाली। HP ऐसे लिखी जाती है B बराबर 2AB X इंटू Z अपॉन X प्लस Z। सो 4 बराबर 2, XZ की वैल्यू आपकी है 4 और X प्लस Z की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 बराबर 4, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला भाई सिंपल कई बार करा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जब भी ये चीज़ आ जाए ना एक्स क्यूब, तो यहाँ से फटाक से एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इसको दिमाग में बैठा लूँ। इसके 3 सॉल्यूशन होते हैं, पहला -1, दूसरा ओमेगा और तीसरा आपका ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल दिमाग में बैठा लूँ। एक्स क्यूब, एक्स के बदले कभी कभी जेड में भी आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो जब जेड में आएगा तो ऐसे लिखना है जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। z बराबर पहला सॉल्यूशन -1 फिर ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर। अल्टरनेट माइनस प्लस भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो पहला सॉल्यूशन 1, दूसरा माइनस ओमेगा, तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी सीधा प्लस प्लस का, तो ये 3 सॉल्यूशन आएंगे। -1 यहाँ पुटअप कराया, -1 का पावर 100 मतलब 1, -1 पे पावर यहाँ 32 इवन है तो 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 तो नहीं आएगा, तो 1 तो इसका सॉल्यूशन होने से रहा, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ओमेगा ट्राई करते हैं, ओमेगा पे पावर 100 मतलब ओमेगा पे पावर 32 का मतलब होता है आपका 3 के फैक्टर में जाओगे तो फिर से बनेगा आपका ओमेगा और ये आपका 1, तो आपके लिए बना एक भी नहीं, क्योंकि ओमेगा प्लस 1 0 आएगा नहीं, तो 5, तो आपका 58 का जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 58 का ऑप्शन ए यही लिखा है ना क्वेश्चन। 132 जो मेरे पास लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दो, 100 का मतलब होता है ओमेगा पे पावर 1 और 32 हाँ 32 का मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है। 32 का मतलब 30 का मल्टीपल है ना, 32 का मतलब हुआ 30 में 2 गए, हाँ 30 में 30 निकाल देंगे 2 बचेंगे, तो 32 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, साथ में +1, यस ये तो प्रूव हो गया। इसका मतलब ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा अगर सेटिस्फाई कर गया तो फिर ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसके आंसर बनेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, -1 + i√3/2 -1 - i√3/2। 58 के बाद 59 में बिंदु बी इस प्रकार गति करता है कि PA बराबर PB अगर है तो भैया लाइन बनाता है हमेशा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 60 क्लासरूम का क्वेश्चन है, कई बार कराया गया, आपके नोट्स का क्वेश्चन है, प्लस आपकी जो बुक यहाँ से दी गई है दून डिफेंस एकेडमी के स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ क्वेश्चन है, प्लस PYQ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 60 का आंसर डी है, कई बार क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद 61 में ये भी आपका वही है, इसमें पूछा गया फैक्टोरियल n में 20 शून्य है तो n का मान क्या होगा, तो 85 पे चेक करके देख लेता हूँ मैं। 85 पे शून्य जब देखना हो तो 5 से डिवाइड दिया करो, 5 + 85, 5 का स्क्वायर 25, 5 से ऐसे काटो 17, 17 5 85, 25 3 75, 17 और 3 20। केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर बस, ये लगा देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेसिमल में आएगी वो नहीं लेनी। तो 85 को 25 से डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 लेना है। तो 17 + 3 20, इसका मतलब टोटल आपके 85 वो नंबर है जिसमें आखिरी में 20 जीरो आएंगे। क्लास में कराया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लिखी हुई है आपके लिए कि इसमें हाँ वो बनाना है, क्या कहते हैं इसको, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपको बहुत सारा लिखाया था कि डेल्टा कहाँ 0 होना चाहिए, कहाँ 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा के मान के लिए अस्तित्व, तो वो सब लगाना है अपने को। डेल्टा निकालना है कि डेल्टा की वैल्यू जब 0 होती है तो आपके पास आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा की वैल्यू 0 में एक तो आता है नो सॉल्यूशन और एक आता है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z तीनों ही 0 होने चाहिए। जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है तो आपके आते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और क्रैमर रूल में इसके दोनों तीनों कंडीशन लगाई थी, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ अल्फा विच द सिस्टम इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब डेल्टा की वैल्यू आप 0 कर देंगे, तो 0 के बराबर नहीं करेंगे। डेल्टा कैसे निकालेंगे, 1 2 1, पहली वाली इक्वेशन से 1 2 1, दूसरे से 2 1 1 और तीसरी से 4 5 3।
ये रहा आपके पास 4 5 3, इसमें से तो ये 0 होगा भी नहीं क्योंकि इसमें अल्फा नहीं है ना कहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो अल्फा है उसके लिए आपको डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। इन तीनों में से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर डेल्टा आपका जीरो नहीं है तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन तभी हो सकते हैं जब आपका कम से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड में से कोई ना एक नॉन जीरो होगा तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे। तो अल्फा इसमें कह रहा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन। बिल्कुल नहीं, अल्फा की कोई एक ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है भाई, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गया काम से। देयर एग्जिस्ट ओनली टू वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इन सब की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन बैठेगा आपका डी। ये वाला आंसर सही हो सकता है। डेल्टा एक बार चेक कर लेना, यहाँ से हो सकता है हम डेल्टा निकाल रहे हो तो डेल्टा जीरो आ रहा हो, और अगर डेल्टा जीरो आ रहा होगा तो ऊपर वाला सॉल्यूशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल से कर सकते हैं, हिंट पर्याप्त है इतनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये लिखा है cot x अपॉन 1 प्लस cot x दैट विल इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाई 4। ये आपके एग्जाम में आ रखा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है, ये देखा है एफ एक्स, तो आपको निकालना है एफ अल्फा मतलब cot अल्फा एंड 1 प्लस cot अल्फा मल्टीप्लाई बाय cot बीटा एंड 1 प्लस cot बीटा। ये मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा पुटअप कर दिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा cot अल्फा एंड cot बीटा डिवाइडेड बाय 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर 1 का इधर cot बीटा, फिर cot अल्फा, फिर मिल जाएगा आपको cot अल्फा और cot बीटा। ये बना दी, इसके लिए मैंने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहा है पाई बाय 4। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो cot अल्फा प्लस बीटा। cot अल्फा प्लस बीटा होता है आपका cot बीटा cot अल्फा माइनस 1 एंड cot अल्फा प्लस ऑफ cot बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 का मतलब 225, 225 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पॉजिटिव। सो 1 इक्वल टू cot बीटा cot अल्फा माइनस 1 अपॉन cot अल्फा एंड cot बीटा। तो यहाँ से आपको cot अल्फा प्लस cot बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी cot अल्फा cot बीटा माइनस 1, वो यहाँ पुटअप कर देना है। तो जैसे ही आप पुटअप करेंगे सब कट पिट के बराबर हो जाएगा और आपको आपका आंसर देके जाएगा। तो 63 का आंसर जाएगा इसमें, 63 का आंसर मिलेगा आपको डी। सब कट पिट हो जाना है, आप ये वैल्यू यहाँ रख के देखिएगा, सारा काम बन जाएगा। cot अल्फा cot बीटा की वैल्यू आ रही है cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है cot अल्फा cot बीटा और साथ में आ रहा है आपके पास, ये यहाँ शिफ्ट करा दिया मैंने, cot अल्फा प्लस ऑफ cot बीटा दैट विल इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा माइनस 1। ये आ रही है वैल्यू cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ये काम करता हूँ मैं, 1 प्लस cot अल्फा cot बीटा। तो cot अल्फा प्लस cot बीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1, साथ में माइनस cot अल्फा cot बीटा, और एक cot अल्फा cot बीटा पहले से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ ये, तो आपके पास 1/2 आ जाएगी। यस ऑप्शन डी। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूले लगा देना है बस। ठीक है भाई, एक बार फॉर्मूले साफ साफ लिख दूँ मैं आपके लिए, एक बार साफ साफ तरीके से फॉर्मूले अगर लिख दूँ तो हो सकता है कि आप लोग बड़े आराम से इसको कर लें। फिर दो छोटे छोटे फार्मूलों का यूज़ किया गया है। पहला फार्मूला ये है कि cot अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot अल्फा एंड cot बीटा प्लस के साथ। cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 4 है, मतलब 225 की वैल्यू सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस 1, तो 1 बराबर cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 अपॉन cot अल्फा प्लस ऑफ cot बीटा। सो cot अल्फा प्लस ऑफ cot बीटा प्लस ऑफ 1 दैट विल इक्वल टू cot अल्फा एंड cot बीटा। बस इसी चीज़ को यहाँ आपको यूज़ कर लेना है जो मैंने अभी रख के देखे थे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखा है आपके पास cos 4 है, इसका मतलब θ1 θ2 θ3 θ4 ये सब मिला के होना चाहिए 180 डिग्री मतलब पाई।
क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू आप रखते हैं ना तो वो -1 आती है, -1 -1 -1 -1 मिला के -4 हो जाएगा। पाई मतलब 180, 180 का आधा 90, कॉस 90, कॉस 90 90 90, कॉट 90, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0 0 0 0 0 मिला के 4 0 मतलब 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद आपका 65 नंबर ये है आपके लिए 3/sin, तो ये लिखा हुआ है आपका 3/4, दैट विल साइन उधर भेज देना, ये आ जाएगा sin²x। सो sin x इक्वल टू √3/2, सो x इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पुटअप कर देना, 60 डिग्री यहाँ पुटअप कर दोगे। sin x इंटू cos x में आपको उसमें बोल रहा है ये -π/2 से पाई के बीच में, इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। sin 60 की वैल्यू, sin 60 √3/2, उधर उसकी वैल्यू 1/2, √3/4 आ जाएगी, √3/4 ऑप्शन बी, 65 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते चलो इस तरह से, लीजिए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, sin अल्फा माइनस sin बीटा sin गामा, sin अल्फा माइनस sin गामा, cos अल्फा माइनस cos गामा। तो आपसे पूछा अल्फा बीटा और गामा एपी में है, अल्फा बीटा गामा अगर एपी में तो बने रहने दो, 30 60 90 कर लेना, ये लो 30 60 90 अल्फा बीटा और गामा, उठा के वैल्यू रखो अल्फा बीटा गामा की और आंसर लो। ठीक है भाई, 66 66 का आंसर बैठ रहा है हमारे पास ए, ऑप्शन ए इसके बराबर चला जाएगा। इसका मतलब cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुटअप करने पर अल्फा मतलब 30, sin 30 मतलब 1/2 एंड गामा मतलब 90, sin गामा मतलब 1, cos आपका गामा cos 90 मतलब 0 और cos अल्फा मतलब 30 -√3/2। तो ये सब कुछ कट पिट करने के बाद 1/√3 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सर 1/√3, है ना। तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मान लीजिए कि ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है, आपका PYQ है, PYQ में जाके चेक करना, बहुत बार कराया है ना, T4 - T6, ये आपके लिए इसमें लगेगा sin³ θ प्लस ऑफ cos³ θ, दैट विल इक्वल टू 1 - 2 sin² θ cos² θ। ये बात मुझे भी समझ में आ रही है कि आपको कुछ क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं भी समझ में आएंगे। कारण ये है कि बेटा देखो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है अगर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने लगे, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हिंट देके छोड़ दिया जाए, इससे आप करो उस क्वेश्चन को, ये ले जाके यहाँ रख देना है T4 T6 की जगह पे। तो T4 और T6, T4 का मतलब ये होता है आपका, ये मैंने क्यूब लिख दिया है, ये T4 के लिए लिखा है, T4 क्यूब की तो ज़रूरत भी नहीं है हमें, ये क्यूब के लिए ये बनता है। साइन और कॉस में अगर लिखना चाहेंगे तो ये आप फॉर्मूला लिखेंगे a + b का, ये वाला साइन a मतलब a + b, फिर आपका आएगा a² और b² के बाद ये क्यूब के लिए sin³ + cos³, ऊपर वाला है sin पावर 4 cos पावर 4 है, sin पावर 6 cos पावर 6, यहाँ रख देना है और जो बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 67, 67 के लिए आंसर आपका जाएगा डी, ऑप्शन डी 1/12, T4 - T6, ठीक है। यहाँ से इसको हम गायब करवा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 3 6, और कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज T4 - T6, साथ में 1/k भी लिखा है, तो 1/k का मतलब बैठेगा कितना चाहिए, 4, तो 1/4, 1/4 में इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/4, साथ में sin² θ एंड cos² θ, फिर चाहिए -T6 -6 मतलब 1/6 -3/6 sin² θ एंड cos² θ। इस माइनस लगे होने के कारण साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 1/6 2/24, 2/24 का मतलब 1/12, ठीक है 1/12। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 68, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/T4। सो 1/T4 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, 1/T4, T4 कितना है 1/4, 1/4 और साथ में आपका 2/4 प्लस 2/4 एंड sin² θ एंड cos² θ, ठीक है। सो 1 ये मैक्सिमम तब होगा जब नीचे वाली वैल्यू मिनिमम आएगी। सो 1 माइनस ये हो गया आपका 3/4, एक में से 1/4 आप माइनस करना है इसमें, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डिवाइड करा देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 4, है ना। ये थोड़ा सा बोर्ड हमारा ऊपर चला गया, आइए ज़रा इसको पहले नीचे किया जाए। तो ये रही, देख मिनट, ये हमारा हाँ बोर्ड हमारा ऊपर चला गया,
देखो भाई, सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे, फिर आगे चलते हैं। 60, हाँ ये वाला, इसमें था हमारा कितना 60, वैल्यू रखने के बाद 1 माइनस 2, 2 पे ये 3/4, ये रहा क्वेश्चन। हाँ अब ठीक है, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड तो हो जाएगा 4, 4/8, साथ में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है आपकी मिनिमम 0, तो ये तो गया 0। अब बचता आपका कितना 1, ये आपका टोटल हुआ आपका 1 और ये हुआ आपका 3/4। सो 1 माइनस, ये हमने मल्टीप्लाई कराया था 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से। दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन, डिस्टर्बेंस आ गया कुछ। सो ये बना हमारे पास कितना 1/T4, 1 माइनस T4, 1 माइनस 1/K, मतलब 1/4, साथ में साइन टू द पावर 4 एंड कॉस टू द पावर 4, 1/4 साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आया 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये आपका 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड हुआ, तो ये हुआ 1/2 और 2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। हाँ अब क्या बात हुई, अब ये बात हुई कि इसकी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमें मैक्सिमम। अब देखना फ़र्क क्या पड़ेगा, ये 1 में से माइनस हो रहा है, तो ये मिनिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बना 1/2, 1 में से 1/2 गया, तो 1 में से जब 1/2 बचे जाएगा तो बचेगा 1/2, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1/2। ध्यान से समझना, इस 1 में से ये मैक्सिमम गया तो ये मिनिमम बचेगा, तो 1 मिनिमम मतलब मैक्सिमम। 4 2 8, पलट देंगे तो 8, तो आपकी इसकी आंसर आ जाएगी ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे आपको, और हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। अगर ये किसी तरह से नीचे आ जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस π/2 एक्स। ये तो कई बार क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा गया कि जब भी आपको साइन एक्स और कॉस एक्स मिले होल स्क्वायर कर दो, तो इसका होल स्क्वायर कर देना। होल स्क्वायर करके आपको मिलेगा कितना 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन 2x दैट विल इक्वल टू a स्क्वायर। तो साइन 2x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। पाइथागोरस थ्योरम से cos 2x की वैल्यू निकाल देना, तो cos 2x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो 69 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी एंगल के बीच में ना जा रहा हो। 69 के बाद 73 वर्टाइसेस दिए हैं, 3 वर्टाइसेस हैं। अगर पैरेललोग्राम के 3 वर्टाइसेस गिवन हैं, 1 2 3 और 4, तो चौथा निकालते हैं ऐसे, x1 प्लस x3 माइनस x2 एंड y4 इक्वल टू y1 प्लस y3 माइनस y2। तो ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 1 से शुरू करो, 1 मतलब x1, फिर ये 2 माइनस 3, चौथा वाला x4, तो 3 माइनस 3 0, एक ही में आ रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे 70 का सी। 70 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 में लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2। ये भैया वो लगा लेना साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के ये वाले फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉस इनवर्स। हाँ जी, तो हाँ इससे कुछ नहीं हुआ। ये हमारा जो बोर्ड है 71 क्वेश्चन हम कर रहे थे, 71 क्वेश्चन में हमें पहुंचाया है इस तरफ, जिसमें हमारे पास है ये है, देखो आओ क्वेश्चन ही करते हैं। ये है कॉस दैट इज कॉस, अंदर लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स 1/5 एंड साइन इनवर्स 1/5। अभी इस कॉस इनवर्स को या तो साइन में चेंज कर लो, या फिर वो जो साइन है उसे कॉस में चेंज कर लो। तो आपको इन दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस में चेंज करेंगे क्योंकि बाहर कॉस है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस
1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये जो 2 कॉस इनवर्स लिखा हुआ है ना, 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसके लिए आपको ज़रूरत इसकी पड़ सकती है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आप 2 कॉस इनवर्स में पहले ये लगा देंगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से कॉस आ जाएगा, अकेला कॉस 2 हट जाएगा, और ये साइन लिखा हुआ है फिर, तो इस साइन को भी हम कॉस में चेंज कर लेंगे। तो साइन कॉस में चेंज ऐसे होके जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 का स्क्वायर 1, 24, 24 का मतलब होता है आपका ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 24 और अपॉन 25 मतलब 5। तो ये देखो ये भी कॉस में आ गया, ये भी कॉस में आ जाएगा, फिर ये कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर वाले कॉस से काट देंगे, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा टोटल मिला के 71 का आंसर आपको बैठेगा 71, दैट इज बी, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 72। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें लेंथी क्वेश्चन है, आपको बता दूं करना क्या है, बस इतना मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है, इसका हमें यूज़ करना है। अगर कहीं पर कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ पे भी 9π/2 लिखे ना, इनको हम ऐसे लिखेंगे π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, इस तरह से लिखना है। और ये जो लिखा होगा ना आपका ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, दैट विल इक्वल टू π/2। तो यहाँ से सारे जो कॉस है, इन सभी कॉस को साइन में बदल देना है। साइन में बदलने के बाद फिर आप इनके बीच में वही साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इतना आपको हिंट दे सकते हैं कि यहाँ से आप बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 का आपका आंसर जाएगा ए, ऑप्शन ए 0, क्योंकि सब इतना सारा कैलकुलेशन बन के जाएगा तो इन सबका आंसर 0 बन के आना है। ठीक है भाई, कुछ कठिन तो लग रहा होगा, मुझे भी पता है, लेकिन यार ठीक है, तुम तो होशियार लोग हो। एक स्टेप और लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स वाई 1 1, साइन इनवर्स x2, कॉस इनवर्स y2, साइन इनवर्स x3 एंड कॉस इनवर्स y3। ये सब इस तरह से जाने। सामने जो लिखा है ना 9π/2, इस 9π/2 को हम लिखेंगे 3π/2, 3π/2 एंड 3π/2। सारा खेल बस यही होगा, सारा खेल यही है, बस गौर से देखते चलना। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक एक करके कंपैरिजन करा रहा हूँ। इसका कंपैरिजन इस वाले से देखो, ये मिलेगा साइन इनवर्स x1 दैट विल इक्वल टू 3π/2 माइनस कॉस इनवर्स y1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू साइन π/2 माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऐसे 3π/2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन 270 माइनस थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा का मतलब होता है 270 है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये आ गया कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट जो नेगेटिव होगा ये आ गया माइनस, साथ में आ जाएगा कॉस इनवर्स y1, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी x1 की वैल्यू किसकी इक्वल, माइनस y1 की इक्वल। अब देखो इसने क्या क्या कहा, इसने कहा कि ये वैल्यू निकाल के दो, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3। अभी अभी हमने प्रूव कर लिया कि x1 की वैल्यू y1 की इक्वल है बट माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया आंसर 0। तो मैंने कर दिया पूरा क्वेश्चन, आपके लिए अच्छा लगा इसलिए मैंने कर दिया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, साइन ए इक्वल टू 3/4, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7। साइन रूल हमने पढ़ा था, साइन रूल के अकॉर्डिंग 5/7 दैट विल इक्वल टू 3/4, और ये साथ में साइन बी। तो यहाँ से साइन बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 × 3, साथ में 5 × 4, मतलब 21/20, और 21/20 का मतलब है कि ये 1 से ज़्यादा चला गया। किससे ज़्यादा चला गया, 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा कभी भी आंसर आ नहीं सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना भाई। साइन का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, हाँ दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है आपका कि ABC में एक कॉस ए कॉस बी कॉस सी ABC मस्ट बी अ राइट एंगल आइसो ट्राइंगल
तो अगर ऐसी बात है कि ए और ये बराबर है, ए अपॉन कॉस ए सी अपॉन कॉस बी, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इसमें बोथ ये तो चला गया। अब एक नीदर 1 नीदर 2, 2 हो सकता है एक बार को, है ना, 2 हो सकता है, और अगर 2 है तो ये भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बचता कौन सा, केवल बी बचता है। और अगर ये भी प्रूव कर लें कि ये नहीं है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट करें, दूसरे नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कौन सा ट्रायंगल बता रहा है भाई हमको, ए अपॉन कॉस ए दैट विल इक्वल टू सी अपॉन कॉस बी, कॉस सी बी। तो आपको बताना है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी कौन सा वाला, आइसो वाला, आइसो से। तो आइसो तो तभी बन सकता है जब 45 डिग्री हो, 45 और आपका बी, तो 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ए 45 हो गया, तो ए अपॉन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड सी अपॉन कॉस 45 डिग्री 1/2, और ये सामने लिखा हुआ है बी, इसके अपॉन में 1, ये हमने ले लिया के, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी k/√2, बी की वैल्यू k/√2 और सी की वैल्यू 1। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए k/√2 है, बी जो है वो भी k/√2 है, सी जो है उसको 1 बताया जा रहा है, सी जो है वो k/√2 है, बी को बताया जा रहा है 1। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लग जानी चाहिए भैया, पाइथागोरस लगा के देख लो। इसका स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 1। यस, पाइथागोरस लग रही है। पाइथागोरस वैसे भी आप समझ गए होंगे, 1 पहली वाली साइड, √2 ये है 1/√2, 1/√2 और 1 √2 से डिवाइड करा देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 एंड √2, ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब राइट एंगल है। तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, तो ओनली बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 74 में ये APGP HP में आ गया। ये लिखा हुआ था आपके पास 3a = b + c, ये आपको याद हो ऐसे लिखाया गया था, cot b/2 लिखा हो और cot c/2 लिखा हो। तो cot b/2 और cot c/2 में आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, s - c/s, याद करो, s की वैल्यू होती थी a + b + c/2, तो ये हो गया आपके पास a + b + c/2 माइनस ऑफ c डिवाइडेड बाय a + b + c/2। यहाँ से ऊपर से वो वैल्यू निकल के आ जाना b + c की। b + c की वैल्यू कितनी देखी हुई है, b + c की वैल्यू, अच्छा ये आपको किसके लिए है, b और c के लिए दिया है ना, तो b और c के केस में यहाँ a आएगा। जिन दो में क्वेश्चन दिया है तो वो दो नहीं आते हैं, तो आपको क्वेश्चन b और c के लिए दिया है तो a आएगा, a। तो ये आ जाएगा आपका b + c को बदलेंगे अपन 3a से, 3a + a मिला के 4a डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 2a - a अपॉन, यहाँ पर भी वही हुआ b + c 3a 4a डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2a, तो a/2 मतलब 1/2, ऑप्शन ए। सो 74 का बनता है आपका, हाँ 74 का बी, उल्टा लिख दिया लगता है। एक बार ज़रा चेक कर लें तो ज़रा फटाक से थोड़ा सा काम, cot b/2 × cot c/2, यस बिल्कुल उल्टा लिख दिया है, cot b/2 × cot c/2। cot b/2 का फॉर्मूला होता है आपका √s - b, वो जो s माइनस वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना हम लोगों ने, s - b s - c अपॉन bc, साइन वाले और कॉस वाले दोनों अप्लाई करने हैं। एक मिनट दीजिएगा ज़रा मेरे को, ज़रा बोर्ड को सही करते हैं, हाँ अब ठीक, ये वाले cot b/2 दैट विल इक्वल टू cos b/2 एंड sin b/2। चूँकि यहाँ इतनी जगह नहीं थी, कम जगह पड़ रही थी, इसलिए उस वाली स्लाइड पे चला गया। हाँ, sin b cos b/2 का आपको फॉर्मूला याद हो, cos b/2 हमने पढ़ा था कि cos b/2 ऐसे लिखा जाता है, जिसके बारे में बात चलती है वही होता है s - b अपॉन ab, a ये आपका b की बात चल रही है तो आपके लिए a और c डिवाइडेड बाय साइन b, इसकी बात चलानी है अपने को, साइन b, तो साइन b में जाएगा ये s - a s - c अपॉन ac। साइन में जिसकी बात होती है बस वही नहीं होता भाई, तो ये हमारा AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा। तो आपके लिए कॉट आके बन के आ रहा है, कॉट दैट इज s - b s - a और s - c, ये बनाया b/2।
इसी तरह बनाऊंगा c/2, c/2 देखिएगा s माइनस सी अपॉन s माइनस ए और s माइनस बी। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल, s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल, s का s से s स्क्वायर बाहर और s माइनस ए बाहर। तो जब दोनों कॉट में होते हैं तो ये लिखना है, और दोनों 10 में होते हैं तो वो पीछे वाला लिखना था, जो कि मैंने भी गलत लिख दिया था। लाओ सुधार देता हूँ इसको मैं, इसलिए हमारा आंसर भी मैच नहीं किया। तो यहाँ लिख देता हूँ 10b/2 इंटू 10c/2 के लिए ये लिखते हैं s माइनस ए अपॉन s, और कॉट के लिए ये लिखते हैं। तो जो आंसर भी हमारा 1/2 दिख रहा था वो पलट के हो जाएगा सीधा 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एक द एंगल एलिवेशन टावर और सी डी ए ड्यू साउथ ऑफ 60 एंड बी इज अ पॉइंट ड्यू ऑफ ए एलिवेशन 30, ए बी 3 किलोमीटर का है, तो टावर की लेंथ बतानी है। एक खंबा है सी डी, ये हो गया खंबे सी डी का बिंदु ए से, तो बिंदु ए से एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, और बिंदु बी जो कहीं दूसरा कोई बिंदु होगा वो ए, वहाँ से एंगल कितना है 30 डिग्री, ये रहा आपका 30 डिग्री। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर बिंदु बी जो कि ए के पश्चिम में काउंटेंट कोण 30 डिग्री, अगर ए भी 3 किलोमीटर हो तो खंबे की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है ये बताना है। तो थोड़ा साउथ और ईस्ट वेस्ट का मामला हो गया, दिशा आ गई है तो हम भी दिशा पे ही आ जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो भैया सी डी यहाँ कोई टावर आ जाएगा, ठीक है, सी डी टावर आ गया ए से जो कि खंबे के दक्षिण में है, यहाँ पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, ये रहा 60 डिग्री, और बी जो कि बिंदु बी जो कि ए के पश्चिम में है, ये रहा ए इसके पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में यहाँ कहीं मान लो यहाँ कहीं ये कोई बिंदु है बी, इनके बीच की दूरी दी गई है कितनी 3 किलोमीटर, खंबा यहाँ लगा हुआ है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना रखा है, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका सी, खंबा ऐसे लगा बाहर की तरफ को, खंबे की ऊंचाई हो गई h, तो ये हो गया आपका सी ए, मतलब ये सी ए, ये हो गया x, ये हो गया सी बी y, और ये हो गया ए बी, पाइथागोरस थ्योरम। सो y का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 की इक्वल है। चलो अप्लाई करते हैं इधर, ये वाली वैल्यू x है, ये वाली वैल्यू y है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये बना आपका कॉट 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइट दैट x अपॉन h। तो cot 60 इक्वल टू cot 60 की वैल्यू होती है √3 x अपॉन h दैट इज 1 अपॉन √3। सो x इक्वल टू h √3, पहली वाली बात। दूसरी बात इस वाले में बन रहा है cot 30 ये रहा h, पहले तो ये y फिर h, cot 30 की वैल्यू √3, तो ये आपका y इक्वल टू h √3। सो y इक्वल टू h √3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के होल स्क्वायर की 9 है, तो इसका होल स्क्वायर करने जा रहा हूँ मैं h का स्क्वायर इंटू 9, इसका भी होल स्क्वायर करने जा रहा हूँ h स्क्वायर अपॉन 3 एंड दैट विल इक्वल टू 9। h स्क्वायर कॉमन ले लेना, अंदर हो जाएगा 9 3 27, 27 में देखिए 26, 26 बाय और ये आपका 9 काट देना भैया, उठा के h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो आपका आंसर बन जाएगा कितना था आपका 75 का आंसर आ रहा है आपका डी। तो ये केवल कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन से आपका बन जाएगा। थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई हो तो आप उसे सुधार लेना, डिवाइड देके 9 का आपका 27 बनेगा, उधर 26, हाँ थोड़ा बहुत सुधार लेना उसको ना, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आई हो तो। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये अभी जो हम वो पढ़ रहे थे ना अपना बैच शूरवीर या प्रहार बैच में कराया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 5 1 से गुजरता है। तो भैया यहाँ पर x के बदले 3 √5 और y के बदले 1 रख देना बस, तो आपको a और b में एक इक्वेशन मिल जाएगी। पहली बात ये मिलेगी इक्वेशन 3 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, पहले तो ये मिलेगी। दूसरी क्या मिलेगी, इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब मतलब लेटस रेक्टम ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसकी लेंथ दी गई है 4/3, इसका मतलब ये हो गया आपके लिए 6b स्क्वायर इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 ये बनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए,
बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4a/6, वो यहाँ पुट कर दीजिएगा 4a/6 और सॉल्व कर लीजिएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, वही पूछ रहे हैं मतलब बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप पहले ए का निकालेंगे, ए के वैल्यू से फिर बी का वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके ए का और बी का वैल्यू निकालना है बस। तो जैसे ही ए का और बी का वैल्यू आ जाएगा तो 2b कर देंगे तो आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी। तो 77 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका सी 4 यूनिट। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है। ए बी सी को कॉमन ले लेना, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। नेक्स्ट, ये 9/9 की कोई मैट्रिक्स है, लोअर मैट्रिक्स बनानी है। लोअर मैट्रिक्स में शून्यों की संख्या बताते हैं तो वो होती है n(n-1)/2। तो यहाँ से आ गया 9, 9 - 8, 9 8 डिवाइडेड बाय 2 32। ठीक है भाई ना, n प्लस कितना था, n+1 36। तो 9/9 की मैट्रिक्स है ना, शून्यों की संख्या। देखो अब तो ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, अब तो मेरा भी गड़बड़ करने लग गया आंसर। देखो भैया क्या होते हैं, सुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3/3 की है। इसमें आपको ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने 0 हो गए आपके, 3 हो गए। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/3 की मैट्रिक्स से 3 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 काट दिया, 3 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाया n(n-1)/2, ये लगा के दे दिया मैंने फॉर्मूला। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। 9/9 के निम्न त्रिभुजाव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या बताइए। तो 9/9 के इसमें शून्य बनेंगे 9 8 डिवाइडेड बाय 2, 9 से 2 इसको उड़ाया, 9 4 36, आंसर लगाना 36 ऑप्शन बी और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस d1 - d2 अपॉन √a1² या a² प्लस b² प्लस c², ये अप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर जा रहा है आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 कई बार किया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज 2 पावर किसके लिए पूछ रहा है, 52 के लिए, तो 2 पावर 51 में आंसर आएगा। ठीक है भाई, PYQ बहुत बार कराया आपको क्वेश्चन। ये आपका लाइन है, दो लाइन, द पॉइंट 1,3 5,1, 2 अपोजिट वर्टाइसेस हैं, 2 अपोजिट वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के, 2 अपोजिट वर्टाइसेस अगर पैरेललोग्राम के हैं तो मिड पॉइंट थ्योरी लग जाएगी। ये रहा इसका मिड पॉइंट 1,3 और 5,1, मिड पॉइंट 1 और 5 6, 6 का आधा 2 से डिवाइड देके 3, और 3 और 1 4, ये 2, 3,2 इस रेखा पर रख दो, x की जगह ला के 2 और y की जगह 3, 3 बराबर ये आपका 2 × 2 प्लस c, तो c बराबर माइनस का, अरे हाँ x की वैल्यू 3 थी ना, तो ये आपका 2 और 3 2 6 प्लस का c, तो c बराबर माइनस का 4, ये हो गया आपका d। अब तो बेटा काफ़ी हो गया, 80 82 तक पहुंचा दिए। अब जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ क्वेश्चनों को, जल्दी फटाफट देखते चलिए। 80 के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 81। तो 81 क्वेश्चन में क्या है करने लायक, 82 का तो ये रहा, 83 आई का अंडर रूट आई 1 + i/√2, आज 7 का मल्टीप्लाई करा देना √7 का, तो √7 + 1 + i/√2। चलो ये भी निपट गया। 84 में क्लास में कराया गया क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना दोनों के और पैरेलल करा देना। ये आपकी लाइन नंबर 1 x/2 प्लस एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम 3x प्लस का 2y माइनस के 6 बराबर 0। लाइन नंबर 1 प्लस लैम्डा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जा रही है ना, 2x प्लस का 3y माइनस का 6, तो ये रही आपकी लाइन बन के तैयार। इसमें लिख देना 3x साथ में 2, तो ये आपका माइनस का 2x प्लस 2 लैम्डा x, 2y प्लस का 3 लैम्डा y माइनस का 6 और माइनस का 6 लैम्डा बराबर 0। लाइन नंबर 1 प्लस लैम्डा लाइन नंबर 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो रेखा है ना वो पैरेलल है, किसके, इसके पैरेलल दी गई है। तो ज़रा 3x और इसमें से 2 में से ये x कॉमन ले लो, तो 3 + 2 लैम्डा। पैरेलल की पहचान ये होती है कि a1 a2 बराबर होते हैं, तो ये इसका a1 कितना है आपका 4 और ये कितना है 3 प्लस, तो 3 + 2 लैम्डा किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 2 लैम्डा बराबर, इसको यहाँ भेज देना 1, तो लैम्डा बराबर 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो 1/2,
और 1/2 रखते ही आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जा रहा है 84। तो 84 का जो हमारा आंसर आने जा रहा है, सब कुछ करने के बाद 84 का बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगर बात की जाए 85 अच्छा क्वेश्चन है। 85 में हम क्या लिखेंगे, मॉड जेड प्लस जेड माइनस 1, और ये इसे पलट के लिख देंगे 3 माइनस ऑफ 2z। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, डबल बार 3 में से एक आ जाएगा 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी आपकी, मिनिमम वैल्यू जाएगी 2। 85 के बाद 86, ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे मैराथन में कराया हुआ क्वेश्चन है 86। तो 86 में आंसर आप लगाएंगे बी। मैराथन में कराया था, आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया। नहीं देखी हो तो उससे भी बढ़िया है ना भाई। 3 और 2 6 परपेंडिकुलर है, 4 आपका ये बना 4a, और ये आपका माइनस का 10 बराबर 0। तो ये आपका बन जाएगा 16 को उधर भेज देना, a बराबर 4। तो a की वैल्यू आ गई 4। चलो 87 पर 4 लगा के आगे बढ़ते चलो। 88। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी भी लिखाया था थोड़ी देर पहले, ax1 प्लस b11 वो लगा देना, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस ऑफ d अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। अप्लाई कर देना, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। सो 88 का आंसर लगाएंगे आप ए। चलिए 89 में लिमिट है यार, लिमिट सीधी पुट कर देना, कुछ नहीं करना, π/6 ले जाके सीधा रख देना। साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है। 1/2 वैल्यू रखते बराबर आपको आपका आंसर मिल जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y की फॉर्म में है, ऐसे लिखा हुआ है y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dy। तो ये लिखेंगे y dx ओवर dy x प्लस ऑफ 2y स्क्वायर। सो dx dy माइनस x अपॉन y प्लस ऑफ 2y स्क्वायर एंड y से y काट देना, ये आ गई इक्वेशन। dx अपॉन dy माइनस ऑफ xy और 2y। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्लास में करा दिया था। सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e टू दी पावर p dy, और फिर सॉल्यूशन बनेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट y इस पर x में है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस तरह से लिख दिया ना इधर। तो आपका हाँ, ये लिखा है आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये सॉल्यूशन बनाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप लगाएंगे इस तरह से, 90 का सी। क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन सिर्फ हिंट दी जा रही है। क्वेश्चन बाकी आप करेंगे। अब तो एग्जाम है, एग्जाम टाइम पे भी पूरे क्वेश्चन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है आपका। PYQ आप जो भी बुक लगा रहे हो उस PYQ में अवेलेबल होगा, तो वहाँ से इसका आंसर आप लोग देखेंगे, सॉल्यूशन भी वहाँ से मिलेगा। 91 का ए। एल हॉस्पिटल लगाना है, लापिटल लगा देना, लापिटल लगते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 92 में लिखा है साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच के एक लूप का एरिया। साइन एक्स के बीच का, तो साइन एक्स का एक 0 से लेकर पाई तक एक लूप कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक लूप का एरिया होता है आपका 2, साथ में कौन अटैच है सी, तो ये आ जाएगा आपका 2c। ठीक है, ये एक्स एक्सेस कह दिया ना उसने, इसका मतलब एक्स एक्सेस भी कवर करवा देना है। तो एक्स एक्सेस यहाँ से एक लूप, फिर ये पूरा, तो ये डबल हो गए क्योंकि एक्स एक्सेस आ गया। अगर एक्स एक्सेस नहीं बोलता तो ये पूरा लूप होता, फिर इसका एरिया होता है 4, बट अभी एक्स एक्सेस है तो ये वाला केवल। तो 2 आंसर आ जाएगा 2c। चलिए 92 के बाद आपका 92 के बाद हम लोग लगाने जा रहे हैं 93 π/2। साइन एक्स का एरिया पूछ रहा है π/2 से माइनस π/2 के बीच का। ये पूरा है आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच का। एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, 2 यूनिट आ गया टोटल। तो ऑप्शन ए 93 का ए लगाओ। 94 पे आओ। 94 यार क्लास में कराएगी क्वेश्चनों में से एक है, x पावर 7 कॉमन ले लेना। तो x पावर 7 जब कॉमन आएगी तो x पावर 8 आ जाएगी, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन x पावर 7। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x पावर 7 का डिफरेंशिएशन -7, सो -1 अपॉन 7 लॉग। ये आ जाएगा आंसर 1 अपॉन, या ऐसे लिख देना। लो भाई ये बन गया आंसर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 1 अपॉन 7 लॉग, x पावर 7 ऊपर जाएगी तो पलट देना, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। अभी मत पूछना कैसे आया, बहुत प्रैक्टिस कराइए क्लास में इसकी। 94 के बाद 95 मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा भैया। साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर।
और मिनिमम वैल्यू होती है -√2 कितने डिग्री पर, 225 डिग्री पर। अभी मैक्सिमम का है तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो सब मिला के 45 डिग्री, तो x बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब π/12, कहाँ लिखा है π/12, ऑप्शन ए में 95। 95 का ए लगाओ, आगे बढ़ जाओ। 95 के बाद 96, ये रहा 96। 96 में परिकेंद्र लिखा है, परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, ये आपके सरकम सेंटर है, ये आपका ए, ये बी, ये सी। ए का बिंदु है -2,3, बी का बिंदु है 2,1, सी का बिंदु है 1,2। जो बीच में ओ होता है वो ओ से, बी से और सी से तीनों बराबर होते हैं। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ओ ए बराबर ओ बी करके पहली इक्वेशन, दूसरी बनेगी ओ ए बराबर ओ सी करके दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 96। 96 का जो आंसर मिलेगा इनमें से कोई नहीं होगा, दैट इज नन ऑफ दीज। 97, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द एबीसी? सेंट्रॉइड निकालना बहुत आसान, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, इसी तरह से y1 + y2 + y3 अपॉन 3। मैच करा लेते हैं यहीं से, -2 +2 कैंसिल और 1/3। कोई है ऑप्शन में 1/3, 1/3, 1/3, 2 आ रहे हैं। y की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में डिवाइड लगा 3 का, तो 6 / 3 मतलब 2, 2। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बी आपका करेक्ट आंसर बैठता है। 97 का लगाया हमने बी, ठीक है बंधु। 98, व्हाट इज द फुट ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स एबीसी? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। ये रहा ए -2,3, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। बीसी से पहले बना लेना लाइन, बीसी की बनेगी लाइन और उस लाइन पे यहां से आएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस वाले फॉर्मूला से, AR x1 BR + y1। 3 क्वेश्चन में से जब 2 क्वेश्चन मिल जाए और तीसरा क्वेश्चन बड़ा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, बट मैंने आपको बताया ऐसे करना है। एग्जाम में अगर ये तीसरा क्वेश्चन बड़ा है तो छोड़ो, 2 तो बन गए ना। अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड बताना है sin पावर 4 cos पावर 4 का। sin पावर 4 का टाइम पीरियड पाई, ये sin पावर 4 है ना पाई, और साथ में cos भी लिखा हुआ है तो दोनों का आधा मतलब π/2। ये बन जाएगा आपका π/2, ये रहा आपका π/2। दोनों का टाइम पीरियड याद रख लेना, रटा रटाया क्वेश्चन है। sin पावर 4 + cos पावर 4 का टाइम पीरियड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन 100 नंबर, sin इनवर्स x π/4 एंड ये π/2। तो भैया कहानी ये कहती है कि ये आ गया sin इनवर्स x/5 और ये आ गया कोसेक। कोसेक का मतलब होता है उल्टा करके लिख सकते हैं कोसेक को, तो कोसेक बन जाएगा सेक में, है ना। कोसेक का उल्टा आपका सेक नहीं, अरे ये बनेगा यार साइन, तो साइन में आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और ये लिखा है π/2 के इक्वल। 4/5 का मतलब हो गया साइन इनवर्स x/5 प्लस, साइन को कॉस में बदल रहा हूँ, कॉस पाइथागोरस थ्योरम से 3/5। आपने पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 के बराबर होती है। इसका मतलब ये सब बराबर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 3 के, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो आपके मॉक टेस्ट फर्स्ट में भी आया था, है ना। मॉक टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है तो वो तो आप कर रखे होंगे इसको। 101 मॉक टेस्ट फर्स्ट में सॉल्यूशन देख लेना जाके, 101 का आपका बैठेगा सी, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वैसे ऐसे करना है, सिंपल इक्वेशन है, α² - 5α + 3 = 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना, यही बीटा की भी वैल्यू होगी, तो अल्फा और बीटा दोनों मिल जाएंगे। अल्फा बीटा मिल गए तो अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन बना देनी है, ये बन जाएगी। मॉक टेस्ट 1 में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉक टेस्ट 2 के लिए पहुंचते हैं इधर। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है किसका? 5-5-5-5 का डेविएशन बताना है, कुछ नहीं होगा आपका, तो 5-5-5 का स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा 0, तो 102 का आंसर आएगा ए। डाटा सेम है ना, तो ये रहा आपका 0, स्टैंडर्ड डेविएशन बना आपका 0। ये पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। समाश्रण रेखा एक दूसरे पर लंबवत है यदि सहसंबंध गुणांक है, द रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन इज इक्वल टू। तो कोरिलेशन का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया कि किसके इक्वल होगा, तो भैया 0 के इक्वल होगा, तभी दोनों की दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ध्यान रखना है इसको। सो 103 का आंसर जाएगा आपका डी। इसको आप पॉइंट के रूप में याद रख लेना, रिग्रेशन लाइन विल बी परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर होती है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज RXY की वैल्यू 0 होती है। RXY की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बहुत है यार। 103 के बाद 104 नंबर, ये रहा आपका 104। 104 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा सही है। इसके मीन मॉड मीडियन निकाल लेना, दिए हुए डाटा के मीन भी निकाल लेना। मीन का मतलब इन सबको जोड़ के जितने नंबर उनसे भाग लगा देना।
मीडियन का मतलब होता है इनके बीचों बीच में कौन आ रहा है, और मॉड का मतलब सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, और फिर देख लेना ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो तीनों के तीनों बराबर ही आ रहे होंगे जिस हिसाब से डाटा लिखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 104, 104 के बाद आपका 5, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन आर 0.06 एंड 0.36, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। दोनों के साइन अगर सेम है तो दोनों का सेम साइन आएगा। तो आपका 64 और ये 36, 64 से मिलेगा 8 और 36 से मिलेगा आपका 6, तो ये आ जाएगा 48। हाँ, डेसिमल का ध्यान रखना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करते हुए, तो ये आ जाएगा 48। नेगेटिव है दोनों, तो ये भी नेगेटिव, तो माइनस 0.48, ऑप्शन बी 105 का बी। तो 105 का हमने आंसर लगाया बी। ठीक है, साइन ध्यान रखना दोनों प्लस के हैं तो प्लस, दोनों माइनस के दोनों माइनस, साइन ऐसे लगेंगे। 1 + z क्लास का कराया गया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, 1 + z और 1 + z कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मॉडुलस वाला है। यूनिट मॉडुलस मतलब mod z इक्वल टू 1, तो mod z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ये जो 1 लिखा है ना ऊपर, इसको हम चेंज कर देंगे, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, साथ में आपका ये वाला z अपॉन में लिखा है 1 + z कॉन्जुगेट, z कॉमन ले लेना, z कॉन्जुगेट +1, z कॉन्जुगेट +1 से कैंसिल, z बचेगा। और z के लिए इन्होंने आर्गूमेंट कितना दिया था, थीटा, तो आर्गूमेंट हो जाएगा थीटा, बट किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है -θ, तो आपका आंसर हो गया -θ, ऑप्शन बी। 106 के बाद 107 नंबर, 107 नंबर में लिखा है PA 0.7, PB इक्वल टू K, PAUB इक्वल टू 0.8, तो K की वैल्यू पूछ रहा है, तो PAUB ये रहा आपका PAUB। सबसे पहले देख लो कि A और B 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों की दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब यहाँ से आप PA.PB निकाल सकते हो, ये आ जाएगा P एंड PB, ये आ जाएगा आपका 7 इंटू के, 0.7 इंटू के। तो ये देखो सब कुछ लिख दूँ पहले मैं, है ना, ये आ गया PAUB बराबर 0.8, तो PAUB का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आ गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, K की वैल्यू चाहिए। आप ज़रा देखेंगे आप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसका नोट करके, तो नोट करके ये फॉर्मूला बनेगा PA यूनियन B नॉट बराबर PA नॉट PB नॉट माइनस PA नॉट इंटरसेक्शन PB नॉट। बस इसमें सारी वैल्यू रख देंगे लाके, आपका काम बन जाएगा। इसकी वैल्यू 0.2, 0.8 में 1 में से माइनस करके, PA 0.7, PB K, PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B को आप ऐसे भी लिख सकते हो, PA व्हाट इज PA 0.7, 0.7 का मतलब 0.3 इंटू एंड PB नॉट का मतलब 1 माइनस K। बस मल्टीप्लाई करना है, सीधे सबका आंसर लेना है, K की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आंसर मिलने जा रहा है 107 का D। अब थोड़ा सा जल्दी और इससे भी जल्दी कर दूँ, ये भैया फोकस है, दो लोगों के फोकस बताए थे, किसके फोकस है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो फोकस का मतलब होता है प्लस माइनस AE, 0, तो AE की वैल्यू आ गई 2 और एसेंट्रिसिटी है 1/4, E की वैल्यू 1/4, तो AE 1/4 दैट विल इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू आ गई 8, A की वैल्यू 8 आ गई। B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर एंड A स्क्वायर E स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, A का मतलब 64 और A का मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो B स्क्वायर मतलब 60, तो x स्क्वायर अपॉन 64, y स्क्वायर अपॉन 60, ऑप्शन ए 108। 108 के साथ हम लगाने जाएंगे कितना, 64 और 60 इक्वल टू 1, तो आपका लगा ऑप्शन ए 108 का A, 108 का A। 109 में आपको लिखा है कॉस पे पावर चलती चली गई है, बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन था, जो नहीं भी मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक माइनस आ रहा होगा और कुछ नहीं आएगा, दैट माइनस के साथ आ जाएगा 109 का A। ऐसे कर लेना, y इक्वल टू कॉस एक्स पावर y, दोनों तरफ लॉग लेने पे लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, फर्स्ट सेकंड लगा देना और फर्स्ट सेकंड लगा के ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। पहला वाला आसान है, क्लास 12 का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने से पहले थोड़ा कॉमन ले लेना, दैट इज dy/dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेना, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो dy
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज dx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, आपको आपका प्यारा सा आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलने जा रहा है आपको 110 क्वेश्चन नंबर का सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, ध्यान से लगा लीजिएगा। चलिए 110, 111 क्लासरूम का क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं ना उसमें नहीं बताऊंगा वही वाला नहीं बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 111 का लगेगा आंसर सी। मेरे क्लास नोट्स में जाके चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 111 के बाद 112 में आपकी आंसर शीट में आंसर ए लगा हुआ है, इसका आंसर बी है। आपके जो वो बनाया गया है रिजल्ट वो बी से बनाया गया है। बी ऐसे है कि 2.2 से 2.8, इसका मतलब 0.6 तो ये रहा जो इनका डिफरेंस है, और ये 2.2 ले जाके यहाँ रख देना, 2.2 और +2, तो 2.2 + 2 मिला के आपका बनेगा 4 ऐसा कुछ करके 2.2 + 2 ये बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.2, और 4.2 की वैल्यू होती है 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इसका मल्टीप्लाई कराना इसके साथ में, किसके साथ में, 6 के साथ में। अच्छा ये भी है 3, इसका ध्यान रखना, तो ये 3, तो 4 3 12 6 72, 7.2 ऑप्शन जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 113 डिफरेंशिएशन पूछा है किसका, x-3 मॉड x-3 का। कहाँ पे पूछा है, x बराबर 2 पे। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 1 2 3 से इधर जाएगा ऐसे, ये पॉइंट है 3,0। आपको पूछा है x बराबर 2 पे, मतलब पहले 3 2 से पहले आता है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1। क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 113 के बाद 114, 3 कम से कम 3, जैसे इसने कहा है कि एबीसी 3 घटनाएं हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इनमें से कम 2 घटनाएं घटित हो। कम से कम 2 का मतलब यह है कि तीसरी भी चलेगी। तो जब हमारे पास 3 सेक्शन बनते हैं ये, तो इसमें 3 कॉमन नंबर आ रहे हैं। कैसे, कलर देखना, पहला वाला ये आया, ये हरा, आपका लाल, लाल के बाद ये आएगा हरा, गौर से देखते चलना। अच्छा पूरे हरा हो गया, वाह, ये लो भाई, ये आ गया आपका हरा, यहाँ पे हरा, यहाँ भी हरा और यहाँ भी हरा। तो बीच वाले में 2 आगे कलर, और तीसरे वाले में नीला, यहाँ भी नीला, यहाँ नीला और बीच में भी नीला। तो 30 से बीच वाले कलर में 3 कलर आ रहे हैं। आपको कम से कम 3 में से 1 तो चाहिए, तो 2 कलर निकाल के बाहर कर दो, नीला बाहर कर दो, हरा बाहर कर दो। तो नीला और हरा बाहर कर देंगे तो 2 कलर बाहर हो गए, तो इनमें से 2 कलर वाला बाहर किया है, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 114 के बाद 115 में लिखा है आपका कि 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं, 1 ऑफ द डाइस शो 5, द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और मोर। तो भैया अगर 1 5 दिखाता है, कोई भी एक, तो 10 आ जाना चाहिए या 10 से ज़्यादा आ जाना चाहिए। तो 10 ऐसे आ सकता है, 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 6 और 5 आ सकता है, 3 तो आ ही सकते हैं, और टोटल आपके क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। कम से कम एक पासा 5 दर्शाता है, कम से कम 6 भी दर्शा सकता है, तो 6 और 6 आ सकता है, और आपका 6 और 5 आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है। बेसिकली क्या है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम एक पासा 5 दर्शाता है। मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 10 वाले पकड़ना है जिनमें 10 आ रहा हो। एक तो 10 इसमें आ रहा है 5 5 में, एक 10 आ रहा है 6 4 में, एक 10 आ रहा है 4 6 में, और 10 कहाँ आ रहा है आपका, बस यही 10 चल रहे हैं आपके, 10 से ज़्यादा 1 2 और 3 ये हैं जो पूरे हिसाब किताब है। इनमें कम से कम एक 5 जरूर होना चाहिए, तो इनमें कम से कम एक 5 तो है, बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 बन रहे टोटल मिला के, और इनके बनेंगे टोटल आपके कितने 36 केस बनेंगे। तो दोनों के योग 10 होना चाहिए, और इसमें 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम एक पासा 5 भी दर्शाता हो। तो पहले तो 5 वाले पकड़ लो कितने हैं, इनमें से एक पासा 5 वाला भी होना चाहिए। 5 वाला पासा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए आपके 8 9 10 और 11 भैया, टोटल आपके पास 11 हैं। ऐसे 11 पास हैं जिनमें आपका आ रहा है, और 10 चाहिए हमें, और 5 से बड़ी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इतने आ रहे हैं, लेकिन इनको एग्जैक्टली कितना चाहिए, 10 या 10 से बड़े। 115 नंबर में थोड़ी सी गाड़ी ऐसी जा रही है, 5 केस तो वो जा रहे हैं आपके
दोनों के योग इंग्लिश में पढ़ते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट लीस्ट वंस, वन ऑफ द डाइस शो 5, मतलब 1 पे 5 आना ही चाहिए। ये है 1 पे 5, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6 6 5 6 6 10 या 10 से ज़्यादा, तो ये रहा 10। हाँ ये है भाई कहानी पूरी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये आपका 8 ये आपका 9 ये आपका 10। देखो सारे के सारे काउंट कर रहा हूँ, सब 5 5 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो टोटली हो गए जिनमें आ रहे हैं, और ये वो हो गए जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा आएंगे। 65 56 और 55, तो ये बने आपके 3/11। इंग्लिश से समझ में आ गया, हिंदी से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन, इंग्लिश ने साफ साफ कर दिया। सो 3/11। 116 द प्रोबेबिलिटी दैट a student passes in mathematics 4/9 and passes physics 2/5, assuming that passing in mathematics and physics are independent each other, what is the probability that passes in mathematics but fails in physics? फिजिक्स में फेल है भैया, तो 4/9 पास होने की मैथ्स में, और फिजिक्स में फेल होने की 3/5। 3 से उड़ा देना, ये आ जाएगा 4/15। आंसर लगाना ऑप्शन है और आगे बढ़ जाना। चलो आगे चलते चलो। पी ए = 1/3, पी बी = 3/4, ए यू बी की वैल्यू 11/12। पी बी पूछ रहा भाई यार, तो पी बी बता देना। पी बी ए दैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पी बी ए के फॉर्मूला लिख देना, ये होता है आपका पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी एंड दैट विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सबकी वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा 117। तो 117 नंबर का आंसर जाएगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 118 0 से 5 के बीच में है, x² माइनस का 3x प्लस 2, तो x² माइनस के 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस के 2 बचेगा, माइनस का x कॉमन ले लेना, माइनस के 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस का 2 और x माइनस का 1। ये रहा आपका 0 से 5 के बीच में, 0 1 2 3 4 और 5। तो आपके टोटल सेक्शन देखो कितने बन रहे हैं, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन, तो टोटल तो हो गया 5। इसमें से आपका आंसर किस किस के बीच में है? हमारा आंसर 1 और 2, तो आपका आंसर या तो 1 है से पहले या फिर 2 के बाद, इसके बीच में आपका आंसर नहीं आ रहा। बिटवीन 1 से 2 के बीच में आपका आंसर नहीं है, तो सेक्शन नंबर 1 2 3 4 4/5, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 119 परवलय की नियता का समीकरण बताना है, तो परवलय थोड़ा सा बना लो, इसको ऐसे बना लेंगे। y बीच में 4 है, तो प्लस y + 2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0, तो y + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका 4x, ये माइनस के 4 प्लस के 2 मतलब माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 उधर भेज देना। आप ऐसे लिख दूँ पहले, बाद में इसको करते हैं। हाँ, प्लस के 4x और माइनस के 2 बराबर 0, तो y + 2 का स्क्वायर बराबर माइनस के 4x उधर टिकाओ, तो ये -4 कॉमन ले लेना और प्लस का 2 हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा आपका x, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का 2/4 1/2। आपको चाहिए था इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो इसको पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, y² = 4 माइनस का 1 और साथ में x, a की वैल्यू -1 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x + a = 0, x का मतलब x - 1/2, वो लिखा होगा x - 1/2, a की वैल्यू -1 दैट विल इक्वल टू 0, सो x = 3/2। 119 का आंसर डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कों को आपत्ति आई थी, आप गौर से देखो बेटा, क्वेश्चन पॉइंट दिए हैं, पॉइंट, ये a है, ये b है, ये c है। जो a पॉइंट है वो है 3 माइनस के 2 और 1, वो भी माइनस का। जो आपका b पॉइंट है वो है आपका 3 4 माइनस के 5 माइनस के लैम्डा। c पॉइंट है माइनस का 1 और 2, तो आप यहाँ से निकालोगे ए बी निकलता है b - a करके, फिर निकालोगे BC C - B करके, फिर निकलता है CA A - C करके। और जब ये कोप्लेनर होते हैं तो कोप्लेनरी कंडीशन होती है कि A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू 0 होती है, ये होती है कोप्लेनरी कंडीशन।
a माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे लिखेंगे देखो, -1 में से -3 मतलब माइनस के 4, 1 में से ये आपका 2 3, 2 में से आपका ये 1 3, 4 4 में से 1 5, -5 6, माइनस के लैम्डा माइनस के 2 माइनस लैम्डा -2। यहाँ से देखना आप सी और ए से, ये आपका सी है ये ए है, ए सी 3 माइनस के 4 1, माइनस के 2 माइनस के 5 आपका ये बना 3, और माइनस का 1 और 1 मतलब -1 प्लस लैम्डा बराबर 0। सॉल्व कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए माइनस के 146/17। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस की मैंने हिंट दी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट तो नहीं कहूँगा कंप्लीट कराए, हाँ हिंट दी है, अधिकतर क्वेश्चनों की मैंने हिंट दी है। 120 क्वेश्चन में से मेरा पूरा पक्का मानना है 70 क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, 50 का मैं भी मानता हूँ कि नहीं आए होंगे, स्पीड तेज रही है। ठीक है भाई, जितना समझ में आया उतना बढ़िया, जो समझ में ना आया हो अब तो पेपर ही आने को आपका नेक्स्ट टर्म में पूछ लेना। इसी के साथ अब आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद जय भारत।